स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फुल टीडीपी का सिलेबस। और चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ फीचर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इंसुलेटर को डिस्कस किया था। और हमने वहाँ से देखा कि कौन कौन से इंसुलेटर आपके ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं, किस लेवल पे, वोल्टेज लेवल पे आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग आपको रिमाइंड करा देते हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो जैसा कि टाइप ऑफ इंसुलेटर की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया कि 4 टाइप के इंसुलेटर्स जनरली यूज किए जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, दोबारा रिमाइंड करा के उनको शॉर्ट नोट में लिख लेते हैं, जिससे आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक या दो क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ सकता है इससे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में लिख लेते हैं, जो भी हमने आपको कल बताया था उसको हम शॉर्ट नोट में बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे हम बात करते हैं टाइप इंसुलेटर में, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में जैसे हमने बताया कि आपका एक होता है पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। तो ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं जनरली ये यूज किए जाते हैं। ये वोल्टेज लेवल आपसे पूछ सकता है, कितने वोल्टेज लेवल तक के, अप टू 33 केवी लाइन। ठीक है, 33 केवी लाइन तक के वोल्टेज के लिए आपका यूज किया जाता है पिन टाइप इंसुलेटर। दूसरा जो आपका हमने देखा कि पिन टाइप के बाद आपका जो हमने देखा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं। जैसे सस्पेंशन टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं, सस्पेंशन, और या हम बात कर लेते हैं, या तो आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो या आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होते हैं, इनकी अगर वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो ये कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एबव 33 केवी से लेकर के 765 केवी तक के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये जो आपके होते हैं 33 केवी से लेकर के, जितने भी 33 केवी से ऊपर के आपकी लाइन्स होती हैं, कितने केवी 33 केवी लाइन से ऊपर के आपकी होती हैं, उनमें सब में आपका स्ट्रेन टाइप आपको देखने को मिलेगा, या तो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरली जो आपके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होते हैं, वो आपके टावर्स में यूज किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो यूज्ड इन टावर्स। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखना। और इसमें कुछ पॉइंट और हैं, उसको याद रखना, जैसे सस्पेंशन हो गया, और ये सारे आपके इतने वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं और टावर्स में यूज किए जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम आपसे ये बात कहें कि स्ट्रेन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जनरली ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो ये इनका जो यूज होता है स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर, तो जैसे आपको कहीं पे कर्व शेप देना हो, यानी कि कहीं मोड़ आ जाती है, तो मोड़ से आपको कंडक्टर को मूव कराना है, या आपका रेलवे क्रॉसिंग हो गया, रोड हो गया, रिवर हो गई, तो इन स्थानों पे क्या होता है, आपके स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। यूज्ड इन रोड या रेलवे क्रॉसिंग, या रेलवे क्रॉसिंग की बात हो गई, या आपका डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या है, जहां पे आपकी लाइन खत्म हुई है। ठीक है, जहां पे आपको मोड़ देना है, वहां पे आपका ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से थर्ड इंसुलेटर जो हमने आपको बताया था, वो कौन सा इंसुलेटर होगा आपका, एक आपने साइकिल टाइप पढ़ा होगा। ठीक है, साइकिल टाइप इंसुलेटर। तो बेसिकली ये हमने आपको बताया था कि ये साइकिल टाइप इंसुलेटर जो है आपके स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के लिए तरह ही यूज किए जाते थे पहले के समय में, लेकिन आज के समय में साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज नहीं किया जाता है। पहले के समय में क्या किया जाता था, इनका यूज किया जाता है, वो भी कितने वोल्टेज लेवल के लिए, अप टू 11 केवी, यानी कि लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज लेवल।
इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ टाइप का जो इंसुलेटर आपने, ये शायद हमने आपको नहीं बताया, एक होता है आपका पोस्ट टाइप इंसुलेटर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। पोस्ट टाइप का इंसुलेटर होता है। ये जो इंसुलेटर होता है बेसिकली इसका काम होता है, जैसे आपने सब स्टेशन में देखा होगा जो सीटी और पीटी लगे होते हैं, ठीक है, तो सीटी और पीटी को एक सपोर्ट देने के लिए, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के इंसुलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो पोस्ट टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज किए जाते हैं। पोस्ट टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ सीटी, सीटी आप जानते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, एंड पीटी इन सब स्टेशंस। कहां पे किया जाता है, सब स्टेशंस, ठीक है। तो इतने पॉइंट अगर आपको याद हैं तो इनमें आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ये चीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको नोट करिए पहले। अब ये तो हमने बात कर ली कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर आपके इतने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। अब बात करते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं आपके, वो इंसुलेटर आपके किस मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो आप लिखिए मटेरियल यूज्ड, या इस तरीके से लिखिए इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या होता है, किससे आपके इंसुलेटर जो है बनाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कौन कौन सा मटेरियल होता है। आपने सुना होगा एक पोर्सिलेन, पोर्सिलेन मटेरियल होता है, ठीक है। और दूसरा जो मटेरियल आपका यूज किया जाता है इंसुलेटिंग इंसुलेटर्स को बनाने के लिए, वो आपका होता है ग्लास, ठीक है। कौन सा होता है, ग्लास, कांच के भी आपको देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो आपका होता है, आपने सुना होगा स्टीटाइट, ठीक है, या आप इसको, एक तो आपका ये होता है टफ्ड ग्लास, ठीक है, ये पूरा नाम होता है टफ्ड ग्लास। और एक होता है आपका मटेरियल, जो इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें, सिलिकेट, सिलिकेट, सिलिकेट मटेरियल का भी यूज किया जाता है इंसुलेटर को बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं सारे मटेरियल्स की, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, थोड़ा थोड़ा आप इसमें समझ लीजिए। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पोर्सिलेन मटेरियल की, तो इस टाइप के पोर्सिलेन मटेरियल के जब आपके इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं तो इसकी जो बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो जो आपका कंडक्टर का वेट होता है, कंडक्टर का वेट हो गया, या विंड फोर्स जब लगता है आपका इंसुलेटर पे, या आपका आइस लोडिंग हो जाती है कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे जब आइस लोडिंग हो या कंडक्टर का खुद का वेट होता है तो इंसुलेटर पे ही आपका क्या होगा, अटैच होता है। तो अटैच होने की वजह से एक क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स लगता है किस पे भी, आपका इंसुलेटर पे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिए जो आपका पोर्सिलोन होता है, पोर्सिलेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से अब अगर क्या होगा, जो भी आपका वेट होगा, कंडक्टर का वेट होगा या आइस लोडिंग होगी कंडक्टर पे, तो वो क्या कर सकता है, ये कंडक्टर आप सॉरी ये इंसुलेटर क्या करेगा, इसको लोड को बियर कर सकता है, यानी कि सहन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं जो पोर्सिलेन मटेरियल होता है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ग्लास के जो मटेरियल होते हैं, ग्लास के जो इंसुलेटर बनाए जाते हैं उनसे अच्छी होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ लार्जर या ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन
किससे? ग्लास, ग्लास, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखिए। और ऐसे अगर इसकी बात करते हैं तो जो आपका इंसुलेटर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं कि अगर इंसुलेटर अच्छा होता है तो कम से कम उसमें लीकेज करंट फ्लो होनी चाहिए। लीकेज करंट कम से फ्लो होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक? इसके कंडक्टर से लेकर के ग्राउंड तक आपकी जो लीकेज करंट फ्लो होती है वो कम से कम होनी चाहिए उसके इंसुलेटर के थ्रू। तो ये क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लेस लीकेज करंट, यानी कि कम लीकेज करंट को, लेस लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम इंसुलेटर टू ग्राउंड या अर्थ, ठीक है। तो ये आपके क्या होती हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक चीज और याद रखेंगे, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो पोर्सिलेन मटेरियल होता है, वो उसकी अगर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है इस मटेरियल की वो कितनी होती है? 6.5 kV पर mm। ये पॉइंट आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि पोर्सिलेन के जो इंसुलेटर होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 6.5 kV पर mm, ठीक है। इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लास टाइप का जो आपका कंडक्टर होता है। तो ग्लास में भी कुछ खूबियां होती हैं, ठीक है। तो ग्लास टाइप के जो की बात करें तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, आप याद रखिए, जो ग्लास टाइप का होता है इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो 14 kV पर mm होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जानते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम मजबूती जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सके, वही आपकी क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक ग्लास की इतनी होती है। इसी तरीके से सिलिकेट का होता है एक मटेरियल। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो आपके इंसुलेटर को बनाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। इतना आप नोट करिए इसको, इतने ही मेन आपके क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं जो इंसुलेटर्स आपके बनाए जाते हैं, उन इंसुलेटर को बनाने के लिए उसके इंसुलेटर के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? एक अच्छे इंसुलेटर को बनाने के लिए क्या इंसुलेटर की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो आप हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरहेड इंसुलेटर, ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? पहली बात तो हमने आपको बताया, जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होती है मटेरियल की वो अच्छी होनी चाहिए। तो इंसुलेटर की अगर रिलेटिव परमिटिविटी अच्छी कब होगी? जब इंसुलेटर में जो मटेरियल आपने यूज किया है, इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी परमिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? कि हाई रिलेटिव परमिटिविटी, क्या? हाई रिलेटिव परमिटिविटी, हाई रिलेटिव परमिटिविटी होनी चाहिए। अब हाई रिलेटिव परमिटिविटी क्या मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन आर। अगर ये परमिटिविटी अगर अच्छी होगी तो उस केस में क्या होगा? इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा ये क्या करेगा? ये प्रोवाइड करता है, अगर परमिटिविटी अच्छी होती है तो ये प्रोवाइड करता है क्या? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और आप जानते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर अच्छा हुआ, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो उस केस में आपका जो क्या होगा? फ्लैश ओवर वोल्टेज हो गया, या एयर का ब्रेकडाउन होता है, या जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो इंसुलेटर होता है,
उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो क्या होगा, उसमें लीकेज करंट कम फ्लो होगी, और लीकेज कम करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, आपका जो भी करंट होगा वो क्या करेगा, ग्राउंड से पास नहीं होगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। दूसरी अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, तो आपका जो ओवरहेड इंसुलेटर्स होते हैं उनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसुलेटर होते हैं, जैसे आपका हमने पिन टाइप का अगर इंसुलेटर की बात करें, ठीक है, इस तरीके से पिन टाइप का इंसुलेटर होता है। पिन टाइप का क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप का इंसुलेटर ये पिन पे डिपेंड करता है, पिन पे लगा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, पिन टाइप इंसुलेटर। तो इस पे जो कंडक्टर ऊपर आपको लगाया जाता है, तो कुछ ना कुछ कंडक्टर का वेट होगा, है ना। तो कंडक्टर के वेट की वजह से क्या होगा, कंडक्टर जो इंसुलेटर होगा इस पे क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा, मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स लगेगा तो इसकी ऐसी मजबूती होनी चाहिए जिससे क्या करे, ये कंडक्टर का वेट को सहन कर सके या बियर कर सके, है ना। तो इसलिए क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर आपके अगर पहाड़ी एरिया में देखा जाए, हिल एरियाज में देखा जाए, तो कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, आइस लोडिंग भी हो जाती है। आइस लोडिंग का मतलब क्या होता है, आइस लोडिंग। तो आइस लोडिंग का मतलब ये होता है कि पहाड़ी एरिया में क्या होता है, बर्फबारी भी होती है, और बर्फबारी होने से क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस पे बर्फ जम जाती है। तो बर्फ जमने से क्या होगा, कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, और जब कंडक्टर का वेट बढ़ेगा तो हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर के ऊपर लगा होता है या इंसुलेटर से अटैच होता है। तो इंसुलेटर पे जब अटैच होगा तो उस केस में इंसुलेटर पे भी एक फोर्स लगेगा, एक लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ने से क्या होगा, आपका ये डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसकी ऐसी मजबूती होनी चाहिए, ऐसी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे ये सारी चीजें बियर कर सके। ठीक है, आइस लोडिंग हो गया, या बात करते हैं विंड फोर्स लगता है। विंड फोर्स का मतलब क्या है, कुछ हवाएं चलती हैं तो उस केस में भी उस पर फोर्स लगता है। तो ये सारे बियर करने के लिए क्या होता है, हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, इंसुलेटर में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो या जो इंसुलेटर आप यूज कर रहे हो उसका क्या इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, लीकेज करंट से, लीकेज करंट से। ठीक है, अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में जो करंट होती है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में करंट, जो लीकेज करंट होगी वो कम फ्लो हो सकेगी, किससे, इंसुलेटर से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसुलेटर कि अगर हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में ये प्रोटेक्ट करेगा लीकेज करंट से। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसका क्या होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज आपने सुना होगा, फ्लैश ओवर वोल्टेज रेशियो हाई होना चाहिए। तो लिखिए हाई फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब हाई फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सपोज करिए ये है आपका कोई इंसुलेटर, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया कोई इंसुलेटर है ये आपका, और ये क्या होता है, इससे इंसुलेटर से मान लिया सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, और ये कंडक्टर आपका इससे लगा है। तो क्या होता है कि हाई फ्लैश ओवर का मतलब ये होता है, ये टावर क्रॉस आर्म है, मान लिया ये टावर से कनेक्ट है, क्रॉस आर्म है। अब देखिए क्या होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जब अचानक हाई वोल्टेज आपका लाइन पे पड़ता है या हाई वोल्टेज जब फ्लो होता है, तो उस केस में जो उसकी एयर होती है, करंट तो आपका क्या होता है, ऐसे जानी चाहिए करंट कंडक्टर से, लेकिन ये क्या होता है, हाई वोल्टेज होने के कारण जब या लाइटनिंग हो या बिजली जब गिरती है तो उस केस में क्या हाई ये कंडीशन आ सकती है। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, जब हाई वोल्टेज फ्लो होता है तो वो कंडक्टर से फ्लो ना होकर के क्या करती है, उसके एयर से जो होती है एक आर्क फॉर्म होने लगती है, इस तरीके से आर्क जो है वो जनरेट होने लगती है और एक फ्लैश बनने लगता है। क्या बनने लगता है, एक फ्लैश बनने लगता है। और ये करंट, इस तरीके से करंट फ्लो होनी चाहिए थी, लेकिन फिर ये आर्क के फॉर्म में करंट क्या होती है,
आपकी क्रॉस आर्म से होकर के जाने लगती है, और क्रॉस आर्म से होने लगेगी तो आप जानते हैं कि जो आपका इंसुलेटर जो जिस काम के लिए बनाया गया था कि कंडक्टर और कंडक्टिंग पाथ और नॉन कंडक्टिंग पाथ को अलग करने के लिए, तो वो चीज आपकी ब्रेक हो जाएगी और क्या होगा, आपके क्रॉस आर्म करंट फ्लो हो जाएगी, और क्रॉस आर्म से ही आपका टावर होता है, टावर में करंट फ्लो हो जाएगी, जिससे क्या होगा, और इससे क्या होगा, आपका हीट जनरेट होता है आर्क से, और आर्क से हीट जनरेट होने की वजह से आपका जनरली इस तरीके से होता रहेगा। तो जो इंसुलेटर है आपका, जो इंसुलेटर आपने डिजाइन किया है वो हीट हो जाएगा, हीट होता रहेगा, और एक टाइम आएगा वो आपका पंचर हो जाएगा। पंचर का मतलब क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्रैक होने से क्या होगा, आपका जो भी आपका इंसुलेटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ सकते हो कि हाई फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज जहां पे क्या होती है, आपका जो एयर होती है, एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, और एयर के ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एक आर्क जनरेट होने लगती है उसके कंडक्टर से बाहर साइड से, एयर से। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि फ्लैश ओवर वोल्टेज हाई होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि अगर वोल्टेज ज्यादा आता है हाई फ्लैश ओवर, तब भी उसको मैनेज कर सके। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप याद रखिए। ये तो कैरेक्टरिस्टिक होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया इसमें कैरेक्टरिस्टिक में, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, एक इसमें है कैरेक्टरिस्टिक में ये कि आपका जो इंसुलेटर है वो ऐसा होना चाहिए जो टेम्परेचर को, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सके, सहन कर सके। ठीक है, तो टेम्परेचर को, वेरिएशन को सहन कैसे कर सकेगा, जैसे मान लिया टू, हेडिंग लिख लिए, टू विदस्टैंड द वेरिएशन ऑफ लार्ज टेम्परेचर, यानी कि वेरिएशन अगर टेम्परेचर में ज्यादा होता है, जैसे आपने सपोज किया कि समर के सीजन में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर वो भी आपका सहन कर देना चाहिए। अब जैसे विंटर के सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर कुछ कम हो गया, तो ये क्या, टेम्परेचर का वेरिएशन होना, वेरिएशन को भी आपका क्या, ये आपका सहन कर सके। इस तरीके से आपका इंसुलेटर डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो इन पॉइंट्स को क्या करते हैं आप, शॉर्ट नोट के फॉर्म में इसी तरीके से जैसे हमने आपको लिखे हैं इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देख ली इंसुलेटर की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने सुना है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी है कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जो इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं वो नंबर ऑफ डिस्क को कनेक्ट करके बनाए जाते हैं, यानी कि डिस्कों की संख्या को एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, उससे आपकी एक क्या बनती है, एक स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, एक स्ट्रिंग बनती है, और उस स्ट्रिंग से क्या होता है, उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है, हर डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालेंगे, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है, ये हेडिंग है, यानी कि हम लोग अब इसमें ये देखेंगे, जैसे आपके स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर होते हैं या आपके स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, तो जनरली वो आपके किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये आपका क्या है, टावर है, और इस टावर से क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ डिस्क को कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। जैसे सपोज करिए 3 डिस्क हमने कनेक्ट कर दी, और ये टावर है, तो इस टावर को क्या करते हैं हम लोग, इंसुलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है, इंसुलेटर डिस्क होती है, क्या होती है, इंसुलेटर डिस्क। अब ये जानते हैं कि आपकी जो
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं या स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं कि नंबर ऑफ डिस्क को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड करते हैं इन सीरीज में, सीरीज टू फॉर्म ए स्ट्रिंग। तो आप जानते हैं अगर एक स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, एक पूरे बहुत सारे कंडक्टर्स को, बहुत सारे डिस्क को आप क्या कर देते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और किससे कनेक्ट करते हैं, विद कनेक्टेड इन, कनेक्टेड ऐसे लिखो, कनेक्टेड विद मेटल लिंक, मेटल लिंक, एक मेटल लिंक से अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो वो एक आपका पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है, तो पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी स्ट्रिंग से आप देखना जो लास्ट वाला जो आपका इंसुलेटेड डिस्क होती है, तो इस लास्ट वाले इंसुलेटेड डिस्क से आपका क्या होता है, कंडक्टर आपका जाता है इस तरीके से, ये कंडक्टर आपका जाता है, कनेक्ट होता है, और ये क्या है आपका टावर है, मान लिया ये टावर है। तो ये हमने कोई सस्पेंशन टाइप का टावर बना दिया है, यानी कि जो भी इंसुलेटेड डिस्क हैं वो आपके एक सीरीज में लटके हुए हैं। सस्पेंशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंसुलेटर जो भी होते हैं वो लटके होते हैं और डिस्क के फॉर्म में बनाए जाते हैं, एक पूरी स्ट्रिंग बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो हर डिस्क है, जैसे 3 डिस्क का यूज किया गया है 1 2 3, तो तीनों डिस्क के अक्रॉस हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि हेडिंग में हमने देखा है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि ये पूरे अगर वोल्टेज की बात करें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने मान लिया कि आपका वोल्टेज है पूरे यहां से लेकर के यहां तक आपका जो वोल्टेज है वो V है। ठीक है, अगर हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज देखा जाए तो हर डिस्क के अक्रॉस मान लिया क्या है, इसके अक्रॉस हमने एज्यूम कर लिया कि यहां से यहां तक टावर से लेकर के और यहां से इस वोल्टेज इसका है V1, और इससे और यहां से हमने एज्यूम किया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2, और इससे कंडक्टर से और इस डिस्क के बीच में जो वोल्टेज है वो या पोटेंशियल है वो V3 है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ये टोटल वोल्टेज की अगर बात करें तो ये क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इतनी बात आती है। तो अब ये बात आती है कि जो आपका हर डिस्क, जैसे इस डिस्क में इसके क्रॉस वोल्टेज V3 है, इसके क्रॉस V1 है, V2 है, इसके क्रॉस V1 है, तो इस जो भी वोल्टेज आपका डिस्क के डिजाइन किया जाता है, जनरली आपका डिजाइन तो किसके किया जाता है, 1 डिस्क के लिए हमने आपको बताया था, 1 डिस्क के लिए आपका 11 kV जनरली डिजाइन किया जाता है, ये स्टैंडर्ड होता है। बट क्या होता है कि जो भी आपका आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन हर डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिकली जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर डिस्क के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है वो अनइक्वल होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बराबर नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉट सेम, नॉट सेम, सेम या नेट नॉट सेम या नॉट इक्वल, ऐसे लिख लीजिए, एट ईच इंसुलेटर डिस्क, इंसुलेटर डिस्क। ठीक है, अब ये आप जानते हैं, तो यहां से हमने देखा ये नहीं होता है। तो ये किस तरीके से नहीं होता है, क्या दिक्कत आती है, क्या चीजें होती हैं इससे, तो वो चीज हम लोग देखते हैं इसमें। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं तो उसमें क्या है, कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, हर डिस्क के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस आपको देखने को मिलेगा। अब हमेशा आप याद रखना जो कैपेसिटर जो होता बनता है या कैपेसिटेंस जो होता है वो कैसे बनता है, यानी कि 2 कंडक्टिंग मेटल होना चाहिए, यानी कि 2 क्या होगा, कंडक्टिंग मेटल, कंडक्टिंग मेटल, और उसके कंडक्टिंग मेटल मान लिया 2, और उसके बीच में कुछ ना कुछ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तभी आपका एक कैपेसिटर बनता है। आप जानते हैं कैपेसिटर कैसे बनाते हो आप, जैसे एक कंडक्टिंग मेटल ये है, एक कंडक्टिंग मेटल ये है, इसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वहां से आप देख सकते हो ये पूरा एक कैपेसिटर बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन टाइप की बात करें या स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर की बात करें, तो इसका जो होता है एक हर डिस्क के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, और उसको कितना कैपेसिटेंस होता है, कितना उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं।
इतना आप नोट करिए, फिर अभी हम लोग इसको और अच्छे से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको और समझते हैं। जैसे अगर हमने सपोज किया आपका ये है एक क्रॉस आर्म बना दिया, और इस क्रॉस आर्म में क्या किया हमने, जो इंसुलेटर आपके लगे हैं ये क्या है, क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म है। और इस क्रॉस आर्म के अक्रॉस हमने इंसुलेटर्स लगाए हैं, ये इंसुलेटर डिस्क लगी है। तो हर डिस्क के अक्रॉस क्या होगा, एक कैपेसिटेंस बनता है। कैपेसिटेंस हमने क्या बताया, जब दो कंडक्टिंग मेटल को आपको क्या किया जाता है, जब दो कंडक्टिंग मेटल के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो एक कैपेसिटर बनने लगता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलने लगता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक ये भी हमने क्या किया, जो मेटल की लिंक हमने बताया किससे कनेक्ट करते हैं, मेटल की लिंक। ये क्या होती है, मेटल की लिंक। और ये यहां से देखिए ये भी आपकी मेटल की लिंक है, यहां पे अगर देखना चाहें तो ये दोनों मेटल की लिंक है कि नहीं। और यहाँ पे ये बीच में आपका क्या दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। तो यहां से देखिए हर डिस्क के अक्रॉस एक कैपेसिटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने क्या बना दिया, एक कैपेसिटर आपका इसके अक्रॉस बना दिया, और इसके अक्रॉस एक बना दिया, और एक इसके अक्रॉस बना दिया, तो हमको देखने को मिलता है। और ये एक कंडक्टर है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका C हमने एज्यूम किया, ये कैपेसिटर C है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपका है V1 है, इसके अक्रॉस यहां से यहां तक, और इसके अक्रॉस यहां से V2 है, और यहां से यहां तक इसका V3 वोल्टेज है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आइडियल की, यानी कि ये होना चाहिए कि अगर ये आपका टावर नहीं हुआ, यहाँ पे अगर टावर नहीं है, केवल सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, तो उस केस में आपके ये कैपेसिटर बनेंगे, कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहां से क्या होगा कि आपका जो करंट होगी, तो करंट तो सेम जाएगी, मान लिया इसमें करंट जा रही है, इसमें करंट सेम जा रही है, इसमें सेम करंट जाएगी, तो ये जो करंट होती है वो क्या होती है, चार्जिंग करंट होती है, चार्जिंग करंट फ्लो होती है। तो ये करंट अगर चार्जिंग करंट कैसी होगी, सेम होगी या इक्वल होगी, तो उस केस में जो वोल्टेज का इसके क्रॉस होगा वो भी क्या होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। और जब देखिए इक्वल होगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V2 इक्वल V3, ये होगा। ये तो हमने बात की है आइडियल की, ये क्या की हमने, आइडियल केस की बात की। लेकिन प्रैक्टिकली या एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो आपका टावर के साथ में ये क्रॉस आर्म कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग इस तरीके से बनाए, ये हमने क्रॉस आर्म बना दिया, ठीक है, और इसी से आपका क्या होता है, टावर कनेक्ट होता है, ये मान लिया है ना। तो टावर भी कनेक्ट होता है, और इससे आपके डिस्क जो कनेक्ट होती है, ये सारी डिस्क कनेक्ट होती हैं। तो इसकी डिस्क की वजह से एक आपका कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, तो वो हमने C बना दिया, और इसके क्रॉस C बना दिया, और इसके क्रॉस C बना दिया, और ये कंडक्टर है आपका। बट हमने देखा कि अगर आपका यहाँ पे टावर भी है, तो टावर भी क्या है, एक मेटल ही है, टावर क्या है, मेटल है, और इसके क्रॉस ये भी एक मेटल है। तो यहां से यहां देखा हमने कि हमारे पास दो मेटल हैं, और इसके बीच में क्या है, एयर है। तो एयर में भी क्या है, एयर भी एक तरीके से आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दो मेटल के बीच में जब करंट फ्लो हो रही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि टावर और इंसुलेटर के डिस्क के बीच में भी एक कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, तो वो हम लोग इसको भी बना देते हैं। जैसे यहां से यहां तक के बीच में एक कैपेसिटेंस मिलेगा C, इसको हम नाम दे देते हैं C1, और इसको भी नाम दे देते हैं C1, इसके क्रॉस होगा, ठीक है, और इसके क्रॉस भी C1 होगा, और ये इसका नाम हम दे देते हैं C, ये C और ये C, इसको हम नाम दे देते हैं। ये जो कैपेसिटेंस होता है, जो इंसुलेटर डिस्क की वजह से जो कैपेसिटेंस बनता है या जो कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, उस कैपेसिटेंस को नाम हमने दे दिया, क्या नाम होता है, इसका नाम होता है सेल्फ कैपेसिटेंस। सेल्फ कैपेसिटेंस या दूसरे नाम से भी आपका जाना जाता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। अब इसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि दो डिस्क के बीच में आपका कैपेसिटेंस देखने को मिला, ठीक है, तो इसलिए क्या है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी होता है। तो ये वाला जो कैपेसिटेंस होता है वो म्यूचुअल कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस बनता है। अब टावर और इसके बीच में आपका जो देखने को मिलता है, एयर जो आपका मीडियम होता है, उस केस में जो कैपेसिटेंस होता है, इस कैपेसिटेंस को बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस।
क्या मिलता है, शंट कैपेसिटेंस, क्योंकि शंट में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, नाम याद रखिए, शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको कुछ लोग कुछ बुक में आपका सीएम के नाम से भी आता है म्यूचुअल के केस में। ठीक है, तो आप सी चाहे लिखिए चाहे सीएम करके उसको रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको स्ट्रिंग टाइप आप इंसुलेटर यूज करते हैं तो उस केस में जो करंट आपकी इस तरीके से फ्लो हो रही थी उसमें सेम करंट अगर जाती तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता। बट यहाँ पे एक आपका और आ गया, टावर की वजह से कैपेसिटेंस देखने को मिला। तो टावर की वजह से जो कैपेसिटेंस मिला तो उस केस में जो करंट आपकी इधर जानी चाहिए वो कुछ ना कुछ करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इधर उधर इस इधर साइड। तो डिस्ट्रीब्यूट लीकेज करंट कुछ ना कुछ क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो डिसबैलेंस होने की वजह से जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जैक्टली आपका क्या होता है, हर डिस्क के अक्रॉस इक्वल ना होकर के अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग कैसे होता है, कितना होता है, तो हमेशा याद रखना जो आपका कंडक्टर होता है यानी कि जो इंसुलेटेड डिस्क होती है, ये इंसुलेटेड डिस्क है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको कहां पे देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा जो सबसे नीचे वाली डिस्क होती है, इंसुलेटेड डिस्क। ठीक है, सबसे नीचे वाली इंसुलेटेड डिस्क होती है जहां पे आपका कंडक्टर कनेक्ट होता है, सबके नियरेस्ट जो कंडक्टर होता है, नियरेस्ट जो कंडक्टर लगा होता है वहां के उसके अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज देखने को मिलता है। क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जबकि आप कंडक्टर से ऊपर की साइड जब मूव करेंगे या कंडक्टर से जो ऊपर साइड अब आकर मूव करते हैं तो वहां से आपका जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टुवार्ड्स मूव फ्रॉम कंडक्टर टू क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म की तरफ अगर मूव करना स्टार्ट कर दोगे तो जो वोल्टेज है आपका, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन विल डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होता है आपको वोल्टेज का इस तरीके से जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं, स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर होते हैं, उस केस में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम ना होकर के, इक्वल ना होकर के आपका अनइक्वल होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए कहां पे सबसे ज्यादा होता है, हमने बताया कुछ जहां पे आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के जो पास वाली डिस्क होती है, नियरेस्ट कंडक्टर के जो पास वाली डिस्क होती है वहां सबसे ज्यादा होता है वोल्टेज। उसके बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे, मूव करेंगे तो आपका वोल्टेज फिर इससे कम हो जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा और कम मिलेगा। यानी कि वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारे स्ट्रिंग के या सारे डिस्क के अक्रॉस जो भी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है। तो वही हमने क्या किया, अनइक्वल होता है। अब वो कितना अनइक्वल होता है, कैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान में आप रखिए, जैसे आपने समझा कि जो इंसुलेटर के पास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज होता है, तो मैक्सिमम ज्यादा वोल्टेज होगा इस इंसुलेटर डिस्क के पास, तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज्यादा होगी इसके कंडक्टर के पास, इस इंसुलेटर के पास। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होने की वजह से क्या होगा, कंडक्टर आपका डैमेज होने का खतरा रहेगा, है ना। तो इसलिए इक्वल इक्वल बढ़ना चाहिए, आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो इस चीज को हम लोग किस तरीके से इक्वल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो चीज हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसको आप नोट करिए। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, वो हम पॉइंट लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे पहला कि नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर is connected in series with metal link form a string। एक स्ट्रिंग बन जाती है अगर हम लोग क्या करते हैं, मेटल लिंक को सीरीज में एक मेटल लिंक से कनेक्ट कर देते हैं इंसुलेटेड डिस्क को, तो एक स्ट्रिंग कहलाती है वो। दूसरा पॉइंट इसमें और लिखेंगे कि जो आपका वोल्टेज होता है, आप जानते हैं कि जो ईच वोल्टेज जो होना चाहिए आइडियल के केस में वो हर डिस्क के क्रॉस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट ये नहीं होता है।
तो चलिए एक पॉइंट और लिखिए, ईच डिस्क फॉर्म करती है क्या, कैपेसिटेंस सी हमने एज्यूम कर लिया। हर इंसुलेटेड डिस्क के पास एक कैपेसिटेंस बनता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो कैपेसिटेंस होता है, ये कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस सी इज कॉल्ड सेल्फ कैपेसिटेंस, और दूसरा नाम है म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे, इफ चार्जिंग करंट फ्लो सेम, अगर चार्जिंग करंट सेम फ्लो होगी तो उस केस में जो वोल्टेज होगा हर डिस्क के क्रॉस वो भी क्या होगा, फ्लो सेम। देन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच डिस्क या इंसुलेटर डिस्क कैसी होगी, इंसुलेटर डिस्क सेम या इक्वल, ठीक है। ये क्या है, आइडियल के केस में है, ये होना चाहिए आइडियल, बट क्या होता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस एग्जिस्ट, कैपेसिटेंस एक और कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस आल्सो एग्जिस्ट, ऐसे लिखो आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन टावर एंड इंसुलेटर डिस्क। यानी हमने क्या कहा, एक तो कैपेसिटेंस इंसुलेटर के बीच में होगा, इंसुलेटर डिस्क के, लेकिन एक कैपेसिटेंस और आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है, C1, जो हमने क्या बताया, टावर और इंसुलेटर डिस्क के बीच में जो कैपेसिटेंस देखने को मिलता है वो क्या है, C1। अब इस C1 को हम लोग क्या बोलते थे, इज कॉल्ड, लिख लेंगे, इज कॉल्ड शंट कैपेसिटेंस, ये क्या होगा, शंट कैपेसिटेंस होगा। इतने पॉइंट आप नोट करिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसी शंट कैपेसिटेंस की वजह से ही आप लिख लीजिए, इसी शंट कैपेसिटेंस की वजह से ही क्या होगा, आपका वोल्टेज जो होगा हर डिस्क के अक्रॉस वो सेम नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग करंट फ्लो आपकी सेम नहीं होगी, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका वोल्टेज का होगा वो सेम नहीं होगा। तो सेम ना होने के कारण क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कहां पे होता है, इंसुलेटर जहां पे आपका नियरेस्ट कंडक्टर होता है वहां पे मैक्सिमम होता है, और उस कंडक्टर से जैसे ही ऊपर क्रॉस आर्म की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां से आपका वोल्टेज का घटना या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का घटना कम हो जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, इतना नोट करिए पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि जो कंडक्टर होता है, जैसे ये इंसुलेटेड डिस्क है आपकी लास्ट वाली, इस इंसुलेटेड डिस्क के पास में ही आपका कंडक्टर है, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपका इस इंसुलेटर के अक्रॉस मिलेगा। फिर जैसे ही आप क्रॉस आर्म की तरफ, ये क्रॉस आर्म है, इस क्रॉस आर्म की तरफ जैसे मूव करना स्टार्ट करोगे तो यहां से वोल्टेज का डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्टेज का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वोल्टेज का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर डिस्क के अक्रॉस आपका सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट और लिखिए कि मैक्सिमम वोल्टेज, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट
to the conductor ठीक है, एंड मूव टू, कहां से मूव करेंगे, मूव टुवार्ड्स द क्रॉस आर्म द वोल्टेज क्या होगा, across each disk insulator डिक्रीज, क्या करेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई, या आप लिख सकते हो इन डिक्रीज। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म across each insulator disk। ठीक है, अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज आपका कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा, नियरेस्ट कंडक्टर के पास में मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होने की वजह से आपका क्या होगा, जो इंसुलेटर होता है, जो इंसुलेटर की डिस्क होगी, इंसुलेटर डिस्क क्या होगी, इंसुलेटर डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर क्या होगी, डैमेज हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी या पंचर हो जाएगी, ऐसे लिख लिए, पंचर्ड हो जाएगी। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी मस्ट, हमको क्या करना चाहिए, वी मस्ट इक्वलाइज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन across each insulator disk। यानी कि अगर आपका ये नहीं है, इक्वलाइज वोल्टेज नहीं है हर डिस्क के क्रॉस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं, वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो उस केस में आपका जो भी पास वाला जो होगा इंसुलेटर डिस्क वो डैमेज हो जाएगा। तो इस डैमेज को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर डिस्क के अक्रॉस, सभी डिस्क के अक्रॉस आपका वोल्टेज इक्वल रखना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश की जाती है कि कम से कम आपका वोल्टेज का नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके होते हैं सस्पेंशन टाइप के लिए। हम लोग अभी इसमें देखें किस तरीके से, अभी नेक्स्ट टॉपिक आप जब पढ़ोगे इसमें स्ट्रिंग इफिशियंसी, तो हम किस तरीके से स्ट्रिंग इफिशियंसी रखते हैं जिससे स्ट्रिंग इफिशियंसी अच्छी रहेगी। जितनी अच्छी स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है उसी हिसाब से आपका जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होने की पोजीशन पे आता रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा इफिशियंसी होगी उतना वोल्टेज हर डिस्क के अक्रॉस इक्वल होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना नोट करिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इतनी बात को हम लोग क्या करेंगे, आज हमने ये थ्योरेटिकल आपको पूरा बता दिया। अब कल इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेसिस पे दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका वोल्टेज इस कंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा होता है, फिर उसके ऊपर आपका जो इंसुलेटर डिस्क होता है वो उससे कम होता है, फिर और उससे ऊपर जाओगे तो उससे और कम होता है। तो किस तरीके से वोल्टेज का आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है वो हम लोग कल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से करेंगे। उस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, और उस वोल्टेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट करिए। इतना नोट करने के बाद जो कल हमारा जो टॉपिक होगा इसके आगे ही हम लोग करेंगे स्ट्रिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी आप पढ़िए, उसके बाद इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं किस तरीके से वोल्टेज का अनइक्वल होता है। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए।
ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग देखते हैं इससे आगे आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी के साथ में उसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।